हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास से लिया गया है। इस वीडियो में हम अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति और उस नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शासन स्थापना के पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी आत्मनिर्भर थी। गांव जो थे वो अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं जो है स्वयं उत्पादित करते थे और बची हुई वस्तुओं को आदान प्रदान या वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार भी करते थे। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारत जो है एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। साथ ही भारत का जो विदेशी व्यापार था वो संतुलन अनुकूलता की और ज़्यादा झुका हुआ था, क्योंकि भारत से जो है बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ढाका की मलमल, पंजाब, कश्मीर इत्यादि क्षेत्र जो है वहाँ के ऊनी वस्त्र, इसके अलावा धातुओं के सामान, पीतल, तांबे, सोने इत्यादि की, और हाथी दांत, चंदन जैसी लकड़ी से बनी हुई विभिन्न हस्तकला के नमूने, इन सभी का जो है निर्यात किया जाता रहा था। भारत का रेशमी कपड़ा, हीरे जवाहरात, मसाले, श्रृंगार इत्यादि की वस्तुएं, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, तेल, इत्र इत्यादि, इन सभी का निर्यात जो है एक लंबे समय से विदेशों में किया जाता रहा था और विदेशों से भारत को बहुत बड़ी मात्रा में इस व्यापार के बदले में सोने और चांदी की प्राप्ति भी होती थी। अगर 1700 ईस्वी की बात करें तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो है उस समय भारत की यात्रा पर था और उसने लिखा है कि भारत जो है एक अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चांदी चारों दिशाओं से आकर के जमा होता रहता है और वापस उसके निकलने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। यानी भारतीयों को बाहर से कोई विशेष वस्तुएं मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो व्यापार जो है हमेशा भारत के और झुका हुआ था, यानी यहाँ से निर्यात ज़्यादा होता था और आयात बहुत नाम मात्र का हुआ करता था। यही स्थिति अब जैसे दो कथन है, एक ये बर्नियर का कथन है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की दशा कितनी अच्छी थी, आर्थिक दशा, और फिर 1900 ईस्वी में विलियम डिग्बी इन्होंने भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय पर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी यानी 200 सालों के ब्रिटिश राज के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर परिवर्तित हो गई। एक ज़माना था जब यहाँ सोने चांदी की बहुतायत थी और एक अब जब लोगों को भरपेट खाना भी प्राप्त नहीं हो रहा था और भुखमरी और गरीबी के हालात बने हुए थे। अंग्रेज़ों की अगर आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो हमें पता है कि अंग्रेजी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। उनके उद्देश्य पूर्णतः आर्थिक थे। उनका मुख्य उद्देश्य था अधिकाधिक लाभ कमाना। इसके बाद जब बंगाल में उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध और उसके पश्चात 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध और मुगल सम्राट, इन तीनों को पराजित करके 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और इसके बाद यहाँ उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप जो है करना शुरू किया। तो भी उनका उद्देश्य जो था भारत से अधिकाधिक लाभ इंग्लैंड को प्राप्त हो सके, ये ही था। तो अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी उसके सभी उपाय इंग्लैंड के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सभी जो निर्णय लिए गए वो इंग्लैंड के लाभ के लिए, यानी इंग्लैंड को किन स्थितियों से फ़ायदा होगा, किन निर्णयों से फ़ायदा होगा, ये देखते हुए सभी निर्णय किए गए। तो अंग्रेज जो हैं भारत की अर्थव्यवस्था जो किसी ज़माने में आत्मनिर्भर हुआ करती थी, उस अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना चाहते थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि
जो पेरेंट देश होगा यानी इंग्लैंड जो है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लैंड में उस समय जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो भारत से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को सपोर्ट करने के लिए कच्चे माल का निर्यात किया जाएगा और वहाँ औद्योगिक उद्योगों में जो वस्तुएं बनी हैं उनके लिए भारत को एक बाज़ार या मंडी के रूप में यूज़ किया जाएगा और वहाँ से माल, तैयार माल जो होगा उसको भारत में भेजा जाएगा। इस तरीके से भारत का इंग्लैंड के प्रभाव में रहने का प्रमुख उद्देश्य हो गया कि इंग्लैंड के लाभ के लिए भारत का प्रयोग किया जाए। तो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों से प्रभावित थी और ये जो युग शुरू हुआ प्लासी के बाद शुरू हुआ। प्लासी के बाद जो नवाब था उससे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और वहाँ बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बहुत से उपहार, भेंटें और रिश्वत तक प्राप्त किया करते थे। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्हें प्राप्त हो गई। बंगाल से जो उन्हें राजस्व प्राप्त होने लगा, भू राजस्व, उसका प्रयोग वो चीन के साथ चीनी और रेशम का जो व्यापार होता था, बाद में अफ़ीम का व्यापार होने लगा, तो ये जो व्यापार हुआ करता था उस व्यापार में उन्होंने उस पूंजी को लगा दिया। यानी बंगाल से जो धन प्राप्त हुआ उससे वस्तुएं खरीद करके चीन को भेजी जाने लगी और चीन से जो वस्तुएं मंगवाई जाती थी उनके बदले में इस धन का प्रयोग किया जाने लगा। दस्तक प्रथा के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक मेन रीज़न था बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का। दस्तक एक ऐसा विशेषाधिकार हुआ करता था या प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मान सकते हैं इसको। तो दस्तक ऐसा प्रमाण पत्र हुआ करता था जिस पर किसी भी प्रकार की, ये जो है कंपनी के अध्यक्ष के द्वारा कंपनी के सामान पर दिया जाता था और उस सामान पर किसी प्रकार की चुंगी नहीं लगती थी। बाद में इसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए किया गया। दस्तक जो है वो मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशियर के द्वारा ये अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन कंपनी के माल पर दिया गया था, ना कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर। लेकिन बाद में कंपनी के जो व्यापारी थे वो अपने निजी व्यापार की वस्तुओं को भी कंपनी का माल बताकर ही उस पर भी चुंगी नहीं दिया करते थे। तो इस प्रकार इन सब स्थितियों से बहुत सी जो है हानि इन्हें उठानी पड़ रही थी, बंगाल के नवाब को भी और कंपनी के स्वयं के व्यापार को भी नुकसान हो रहा था। बाद में इसी निजी व्यापार को बंद करने के लिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अंदर विशेष आदेश दिए गए। हालांकि ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ क्योंकि अब ये जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो भारतीय व्यापारियों के नाम पर अपना व्यापार चलाने लगे। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के संबंध में जो सिद्धांत सर्व प्रमुख है वो उसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है वो दी थी। धन निष्कासन का तात्पर्य है कि भारतीय पूंजी यानी भारत से धन और वस्तुएं भारत के बाहर जाना और उसके बदले में भारत को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होना, इसको धन निष्कासन कहेंगे। ये एक तरफा हो गया, यानी एक तरफा पूंजी और एक तरफा वस्तुओं का भारत से बाहर जाना। अगर हम बात करें व्यापार की तो 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड था उसने ज़्यादातर भारत का सूती वस्त्र और जो भी माल जाता था उस पर रोक लगा दी थी। तो भारत से जो है निर्यात होना बहुत कम हो गया इंग्लैंड को या यूरोप को। इसके अतिरिक्त उन्होंने जब वहाँ 1813 का चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट में इंग्लैंड के सभी व्यापारी जो थे उनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई भारत से, यानी मुक्त व्यापार की प्रथा को शुरू कर दिया। इससे इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को भारत से व्यापार करने का मौका मिला। इसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो वहाँ जो उद्योगों में तैयार माल था वो भारत पहुँचने लगा बड़ी मात्रा में, और भारत से जो है कच्चे माल का निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ गया ताकि इंग्लैंड के उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके। भारत से जो धन का निष्कासन हुआ वो
धातु मुद्रा के रूप में यानी सिक्कों के रूप में कम हुआ और वस्तुओं के व्यापार के रूप में ज़्यादा हुआ। किस प्रकार से? जैसे बंगाल में जब कंपनी को भू राजस्व प्राप्त होने लग गया तो वो जो धन प्राप्त हो रहा था भारत से, उसी धन का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाने लगा अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर यहाँ से जो वस्तुएं उन्होंने खरीदी, जैसे कच्चा माल उस पैसे से खरीद लिया और उस कच्चे माल को उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया, और इंग्लैंड में उस माल से जो तैयार माल हुआ उसको वापस भारत ले आए और फिर भारत में उस तैयार माल को बेचा। तो फिर से उस माल के बदले में भारतीयों को पैसा देना पड़ा। यानी जिस कच्चे माल के लिए भारतीयों ने स्वयं पैसा दिया था, भू राजस्व और अन्य राजस्व दिया था, उसी पैसे से बनी हुई वस्तुएं उन्हें वापस से खरीदनी पड़ रही हैं। यानी दोहरा धन जो है बाहर जा रहा था। ये एक ऐसा कुचक्र था जिसका कोई अंत नहीं था। यानी पैसा बाहर से जा रहा था, फिर भारत में आ रहा था और फिर भारतीयों को उस पैसे के बदले में और पैसा देना पड़ रहा था। इसी वजह से भारत में जो है धन के संचय में कमी आई, और जब उद्योगों की स्थापना होने लगी तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि निवेश करने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो। और जब भारतीयों के पास धन ही इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो पैसा उन उद्योगों में लगाने के लिए कहाँ से आएगा। यही वजह थी कि भारत में उद्योगों की स्थापना बहुत धीमी गति से हुई और भारत औद्योगिक विकास में पिछड़ गया। और इसी की वजह से जब उद्योग नहीं होंगे तो रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं होगा तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोज़गारी की वजह से भुखमरी फैलेगी, फिर अकाल होंगे। तो ये एक ऐसा कुचक्र था जो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों का परिणाम था। तो भारत औद्योगिक विकास में पिछड़ने लगा। इसके अतिरिक्त भारतीय धन निष्कासन के और क्या तरीके थे? एक तरीका तो ये हो गया कि भारतीय कच्चा माल यहाँ से भेजें, भारतीय भू राजस्व के बदले में ख़रीदा हुआ, और तैयार माल के बदले में फिर से भारतीय उनको पैसा दें। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं, जो यहाँ कर्मचारी और अधिकारी हुआ करते थे, वो अपनी सारी बचत जो है वो इंग्लैंड को भेजा करते थे। यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के शासकों से बहुत सा धन भेंट, उपहार और रिश्वत के तौर पर प्राप्त करते थे और उस धन को इंग्लैंड भेजा करते थे। इसके अतिरिक्त भारत में उस समय रेल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, और इस रेल निर्माण के कार्य के लिए चूँकि भारतीयों के पास पैसा नहीं था, तो इसके लिए इंग्लैंड के जो व्यापारी वर्ग थे या पूंजीपति वर्ग था, उससे ऋण प्राप्त किया गया और उन्हें गारंटी दी गई कि इस ऋण पर कम से कम उन्हें 5% जो है लाभ इस रेलवे के संचालन से प्राप्त होगा। और अगर 5% लाभ नहीं प्राप्त होता है तो जो बचा हुआ मार्जिन है वो भारतीय सरकार प्रदान करेगी। और भारतीय सरकार कहाँ से प्रदान करेगी? भारतीयों से जो कर इकट्ठा कर रही है, राजस्व प्राप्त कर रही है, उसी से वो इंटरेस्ट या ब्याज जो है और मूलधन ब्रिटिश पूंजीपतियों को चुकाएगी। तो भारतीयों की जो पूंजी बाहर गई है वही पूंजी ऋण के रूप में भारत में आ रही है, और उस ऋण के बदले में भारतीयों को ब्याज और देना पड़ रहा है। तो ये भी एक ऐसा चक्र था जिसकी वजह से भारतीय धन जो है देश से बाहर जा रहा था। इसके अतिरिक्त भारतीय नरेशों से जो उपहार भेंट प्राप्त हो रहे थे वो भी धन निष्कासन का एक माध्यम थे। इंग्लैंड में जो गृह सरकार थी, यानी जो भारत सचिव हुआ करता था, जो भारतीय मामलों की देखरेख करता था इंग्लैंड में रहते हुए, और उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद हुआ करती थी 15 सदस्यीय। तो इस भारत सचिव और भारत परिषद का जितना भी खर्चा होता था, चाहे उनके वेतन भत्ते हों या अन्य किसी प्रकार का खर्च हो, वो सारा खर्च भारत सरकार द्वारा या भारत के द्वारा जो है वहन किया जाता था। तो ये भी धन निष्कासन का एक माध्यम था। जो अंग्रेज कर्मचारी रिटायर होकर के इंग्लैंड चले जाते थे, उनको जो वार्षिक पेंशन प्राप्त होती थी वो पेंशन भी भारत के द्वारा ही दी जाती थी, और ये इसके माध्यम से भी एक बड़ी मात्रा में जो है भारतीय धन भारत से बाहर जा रहा था। दादा भाई नौरोजी ने इसका वर्णन बहुत सही शब्दों में किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का धन भारत से बाहर जाता और फिर वही धन भारत में सार्वजनिक ऋण के रूप में दे दिया जाता, जिसके लिए भारतीयों को और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता। तो ये एक प्रकार का विशियस साइकिल था, चक्र था, दुष्चक्र था, जिसे तोड़ना बहुत कठिन काम था। एक एस्टिमेट या कहेंगे कि अनुमानित
आकलन किया जाता है कि कितना धन जो है भारत से बाहर जा रहा था। तो दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए हैं, भारतीय हुए हैं, उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 1883 से 1892 की जो अवधि थी, उन 10 वर्षों में लगभग 359 करोड़ रुपए भारत से बाहर इन सभी माध्यमों से गए, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। तो ये एक 10 साल का अनुमान था और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जितने साल शासन किया टोटल अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो आश्चर्य होगा कि कितना पैसा भारत से बाहर गया। आरसी दत्त जो हैं उन्होंने धन निष्कासन की प्रक्रिया के बारे में कहा है कि जैसे भारतीय राजा जो कर ले रहे हैं वो उसी प्रकार है जैसे सूर्य पानी लेता है और बदले में वर्षा करके उस पानी को वापस लौटा देता है, लेकिन जो अंग्रेज कर ले रहे हैं वो उसी प्रकार है कि पानी तो भारत से ले लिया लेकिन वर्षा जो है भारत में ना करके इंग्लैंड में कर दी। तो इसी तरीके से यानी जो पूरा लाभ है भारतीय धन का वो इंग्लैंड को पहुंचाया जा रहा है। अब हम अगर धन निष्कासन के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला जो साधारण भारतीय जनता थी उसके ऊपर करों का बोझ पड़ा, क्योंकि भारत के बाहर से जो सार्वजनिक ऋण लिया जा रहा था उस ऋण पर जो ब्याज चुकाना होता था और मूलधन चुकाना होता था वो भारतीय जनता से करों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि भारत में उस समय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 14% से अधिक कर प्रत्येक भारतीय पर था और इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि भारतीय जनता को कितने ज़्यादा कर देने पड़ रहे थे। और दूसरा नुकसान ये था कि जो कर दिया जा रहा था उस कर का फ़ायदा भारतीयों को नहीं हो रहा था, यानी सरकार कर लेती है और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च करती है। वर्तमान में ऐसा होता है, जैसे शिक्षा के लिए खर्च कर दिया, हॉस्पिटल्स के लिए खर्च कर दिया, लेकिन उस समय जो भारतीयों से कर लिया जा रहा था उसके बदले में भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा था और उस कर का प्रयोग जो है ब्रिटिश पूंजीपतियों से जो ऋण लिया जाता था उसको चुकाने में और उसके ब्याज को चुकाने में उसका प्रयोग किया जा रहा था। दूसरा, पूंजी संचय, भारतीयों के पास धन इकट्ठा नहीं हो रहा था और इसके अभाव में औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा था, जिससे बेरोजगारी बढ़ी, उससे निर्धनता बढ़ी और फिर भुखमरी और अकाल भारत में फैले। देश में निर्धनता बढ़ी क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं थे। भारतीय जो उद्योग थे वो इंग्लैंड के उद्योगों के द्वारा जो माल तैयार किया जा रहा था मशीनों से, उसके कंपैरिजन में प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में टिक नहीं सके और भारतीयों के माल की कीमत जो होती थी वो ज़्यादा होती थी कंपैरेटिवली इंग्लैंड से जो तैयार माल आता था उसके। इसी वजह से भारतीय व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था अपने व्यापार में। साथ ही भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो लंकाशायर और मैनचेस्टर की सूती मिलों से कंपटीशन नहीं कर पाया और हथकरघा और बुनकर जो थे वो बेरोजगार हो गए। ये जो सारे लोग थे जिनके रोजगार छिन गए, ये सब लोग वापस कृषि की ओर लौट गए। कृषि पर जो है वो बोझ बढ़ता गया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध भूमि जो थी वो कम पड़ती गई। इस तरीके से किसान जो थे उनकी अगर बात करें, किसानों का आर्थिक शोषण हुआ। भू राजस्व की जितनी भी पद्धतियाँ या भू राजस्व संबंधी जो भी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा किया गया, उन सभी बंदोबस्तों में चाहे स्थायी बंदोबस्त हो या फिर महालवाड़ी बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, इन सभी में कर की जो लिमिट थी, कर की जो मात्रा थी वो बहुत अधिक रखी गई और कुछ ऐसी व्यवस्था भी की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था इत्यादि में कि नगद कर देना होता था धन के रूप में, न कि उपज के रूप में। तो इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि कृषि का वाणिज्यीकरण बढ़ा, लेकिन किसानों पर जो था ऋणों का बोझ भी बढ़ता गया क्योंकि उनकी उपज बहुत बार इतनी सफिशिएंट नहीं होती थी कि वो इस राजस्व को नगद के रूप में तुरंत चुका सकें और इसीलिए वो साहूकारों से ऋण लेने लगे, जिसके बदले में साहूकार जो है ऋण पत्र में उनकी जो ज़मीन होती थी उसे गहन गिरवी या रहन जो है वो रख लिया करते थे और जब ये ऋण नहीं चुका पाते थे किसान तो वो भूमि जो है परमानेंटली साहूकार के हाथों में आ जाती थी, उस पर साहूकार का स्वामित्व हो जाता था। तो जो किसान थे
भूमिहीन हो गए और भूमिहर मजदूरों के रूप में सामने आए। तो किसानों का बहुत अधिक शोषण जो है इस अंग्रेजी राज के दौरान हुआ। भारत में सार्वजनिक रेलों और अन्य जो सार्वजनिक उद्योग धंधे या उद्योग शुरू हुए, उन सभी में विदेशी पूंजी का निवेश हुआ। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो उस विदेशी पूंजी के बदले में एक फिक्स लाभ जो है भाई 5% लाभ आपको अपनी पूंजी को भारत में निवेश करने पर प्राप्त होगा। ऐसी कंडीशन जो है ब्रिटिश सरकार यहाँ की थी, उसने ब्रिटिश पूंजीपतियों को दी और उस पूंजी के बदले में भारतीयों को ब्याज और मूलधन दोनों चुकाने पड़े। इससे भी भारतीयों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ। ब्रिटेन की जो व्यापारिक नीतियां थीं, उनकी वजह से भारतीय जो व्यापारी थे उनके सामने नहीं टिक पाए और इंग्लैंड में जो बना माल था उससे भारतीय व्यापारियों को यहाँ प्रतियोगिता करनी पड़ी। और इस प्रतियोगिता में भारतीय जो है क्योंकि कोई स्थान नहीं रखते थे, क्योंकि इंग्लैंड से बना माल बहुत सस्ता होता था, इसीलिए भारतीयों को भी बहुत कम कीमत पर अपना माल बेचना पड़ा, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। तो भारतीय व्यापारियों पर भी अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी अंग्रेज़ों की नीतियों के परिणाम स्वरूप एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य इंग्लैंड के हितों के लिए कार्य करना था, जिससे भारत में एक गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। एक इनडायरेक्ट प्रभाव भी कह सकते हैं, जैसे धन निष्कासन का जो सिद्धांत था उसके दादा भाई नौरोजी के उसके प्रतिपादन के पश्चात भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उनके सामने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों का एक सच्चा चेहरा सामने दिखाई देने लगा और भारतीय जो है इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको भी एक सपोर्ट सिस्टम या कहेंगे कि उसको प्रेरित किया इस धन निष्कासन के सिद्धांत और अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुए विपरीत प्रभाव ने।